इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यदि हम चर्चा करें सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में, तो इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है यानी फॉर्मल्डिहाइड, वो सामान्य ताप पर हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा और इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। और इस फॉर्मेलिन का यूज़ हम प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि फॉर्मेलिन क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड एक कम क्वथनांक वाला लिक्विड है और C3 से C11 तक वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और C12 और इससे अधिक कार्बन रखने वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम चर्चा करते हैं इनके घनत्व की। तो जल की अपेक्षा एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही हल्के होते हैं। फिर अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है सोल्युबिलिटी। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लोअर एल्डिहाइड अथवा कीटोन है वो जल में सोल्यूबल होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास में कोई कार्बनिक समूह है और H और ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसी प्रकार दूसरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल। तो यदि हम पोलरिटी की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और कार्बन पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज देखने को मिलता है नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। इसी प्रकार नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी पोलरिटी आपको पता है ही, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो लोअर एल्डिहाइड अथवा कीटोन है वो जल में सोल्यूबल होते हैं। 5 या 5 से अधिक कार्बन युक्त जो उच्च एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स जो हैं उनकी जल में सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो एल्डिहाइड व कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन के कारण पोलर होता है, वो अभी हमने देखा। इस कारण इनमें अंतराअणुक सगुणन यानी इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन देखने को मिलेगा और इसी इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन की वजह से एल्डिहाइड व कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट के मान जो होंगे वो संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशंस को शो कर रखा है। फिर बात करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में।
तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स जो हैं वो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल समूह के किस एटम पे अटैक करेगा, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो यदि पोलरिटी की बात करें तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी और फिर जो O पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसका प्रोटोनेशन करवाने पर हमें फाइनल ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि कार्बनिक ग्रुप पोलर होते हैं और इनमें कार्बन एटम पर या जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और ऑक्सीजन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पे। और ये मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। सब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी, तो ये इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। फिर इसका हम क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन, तो फाइनली हमें ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति कार्बनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बोनिल समूह में जो कार्बन है वो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता चला जाएगा उसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। और इस कार्बन समूह के पास जितने प्लस आई इफेक्ट वाले समूह जुड़ते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले यदि समूह जुड़ते जाएंगे, तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो क्या होती जाएगी, कम। इसी वजह से उसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन समूह के दोनों तरफ H जुड़े हुए हैं। जो H जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ही कम होता है। फिर बात करते हैं अगले एल्डिहाइड की। तो इस बार क्या हुआ, एक एल्काइल ग्रुप जो कार्बन समूह है उससे जुड़ गया, तो जो प्लस आई इफेक्ट जो होता है CH3 का वो H की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कार्बन समूह है इसका ये जो कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और कीटोन वाले केस में कार्बनी समूह के दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले प्लस ये जो मेथिल ग्रुप हैं, इस वजह से ये नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये हमने चर्चा की प्लस आई इफेक्ट की, यानी जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उस कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफाइल के प्रति, या मैं कहूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। फिर ये चीज़ इसमें मैंने इस पैराग्राफ में लिख रखी है कि एल्डिहाइड व कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड आंशिक धन आवेशित व जो ऑक्सीजन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। कार्बन ग्रुप के कार्बन पर जुड़ा एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण धन आवेश को क्या कर देता है, कम, जिससे उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जिसका नाम है स्टेरिक इफेक्ट यानी त्रिविम बाधा। तो CO ग्रुप के यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं, या मैं कहूँ एल्काइल जो ग्रुप है, उनका साइज जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उनकी रिएक्टिविटी उतनी ही
कम होती चली जाएगी। जैसे कि ये सबसे पहला जो एग्जांपल है, इसमें दोनों तरफ मेथिल ग्रुप अटैच हैं। अगले वाले एग्जांपल में क्या हो गया, इस बार एक मेथिल की जगह पे एथिल ग्रुप हमने जोड़ रखा है। तो जो एथिल का जो साइज है वो मेथिल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से इस कार्बोनिल कंपाउंड के आसपास, इस कार्बोनिल ग्रुप के आसपास स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ गई। और नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों इस बार क्या आ गए आपके एथिल समूह। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो CO है उसके आसपास सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति सबसे कम रिएक्टिव होगा। फिर अगले इफेक्ट की हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर रखी है कि कार्बोनिल समूह का कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उससे न्यूक्लियोफाइल जो है वो उतना ही ईजिली जुड़ेगा। तो यदि कार्बोनिल कंपाउंड में कोई -I इफेक्ट शो करने वाला यदि ग्रुप जोड़ रखा है, उस कंडीशन में उस कार्बोनिल कंपाउंड की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यदि हम चर्चा करें सबसे पहले NO2 और Cl की, तो दोनों ही -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है। लेकिन यदि हम बात करें दोनों में से सबसे ज़्यादा जो -I इफेक्ट है वो शो करेगा नाइट्रो ग्रुप। इसी वजह से ये जो ग्रुप है, यानी ये जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद में Cl का नंबर आएगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसमें मेथिल ग्रुप हमने अटैच कर रखा है। तो -I इफेक्ट वाला जो ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे धनावेश को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कहानी थी इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की। अब हम चर्चा करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोनिल जो समूह है या कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारे पास में है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। तो यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो साइनाइड आयन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद में क्या होगा, O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर CN ग्रुप जुड़ गया और ये इसकी वैलेंस। फिर जो H+ रह गया है उसके द्वारा इस O का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, यानी O का बन जाएगा OH। तो फाइनली हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करते हैं जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें सोडियम बाइसल्फाइड की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आयनिक फॉर्म में इस प्रकार होती है, जैसे NaHSO3। ठीक है, तो Na+, फिर बनता है OH, S डबल बॉन्ड O और O पे चार्ज नेगेटिव। इसकी यदि हम फर्दर स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहें तो -H+ आयन, O पे चार्ज नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव और ये लोन पे। ठीक है, अब इस आयन के अंदर दो जो एटम है वो नाभिक स्नेह की तरह कार्य कर सकते हैं, लेकिन सल्फर के बड़े आकार और कम विद्युतणता की वजह से इसमें जो सल्फर है वो नाभिक स्नेह की तरह कार्य करेगा। तो यदि हम चर्चा करें रिएक्शन की,
इस प्रकार से सल्फर जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। O पे चार्ज नेगेटिव और ये जुड़ेगा ग्रुप S, फिर O पे चार्ज नेगेटिव, फिर डबल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन, फिर इसका हम फाइनली क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमने चर्चा की सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड के योग की, उसके बाद हमने रिएक्शन देखी कार्बोनिल कंपाउंड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि इम्पोर्टेंट है और इसकी चर्चा हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी की थी। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रेनाई अभिकर्मक के साथ करवाते हैं यानी RMgX के साथ करवाते हैं तो जो R नेगेटिव जो है वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा और कार्बन पे जाके जुड़ेगा। फिर O पे चार्ज क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव, इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हमें एक तो मिलेगा एल्कोहल और जो मैग्नीशियम है उसकी एक वैलेंसी हैलोजन से कंप्लीट होगी और दूसरी OH से। अब यदि हमने कार्बन कंपाउंड के रूप में यदि फॉर्मेल्डिहाइड ले रखा है तो सेम मैकेनिज्म होगा और प्राइमरी एल्कोहल हमें प्राप्त होगी। और यदि कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में हमने एल्डिहाइड ले रखा है तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्राप्त होगी। और कीटोन को लेकर यदि रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगी। तो इस रिएक्शन को आपको ढंग से देखना है क्योंकि एल्कोहल और कार्बन कंपाउंड में ये कॉमन रिएक्शन है। अब एल्कोहल का एडिशन यानी कार्बन कंपाउंड यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, एल्कोहल के साथ में। तो अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं RC डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर HCl ले रखा है इस HCl के द्वारा एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होगा। तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, प्लस। ठीक है, अब जो एल्कोहल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर बनेगी ROH HOH और ये R। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस का तो यहाँ से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा तो बनेगा RCOHHOR। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटेल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फर्दर इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो RCOH पॉजिटिव चार्ज और H और ये OR समूह। फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा तो फाइनली हमें RCH डबल बॉन्ड O पे चार्ज पॉजिटिव और ये R यानी एक तरीके से ऑक्सीजन आयन हमें प्राप्त हो रहा है। फिर जो सेकंड एल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो
इस कार्बन पे अटैक करेगा ROH इस प्रकार से, और ये वहाँ वापस शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली हमें मिलेगी RCHOR और OR और ये H। इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, प्लस का। फिर इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और फाइनली हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, जिसको हम बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं, एसीटेल। और इस एसीटेल का यूज हम कार्बन समूह के प्रोटेक्शन में करते हैं। अब यदि हमने अल्कोहल के स्थान पे ग्लाइकोल को यूज करके यदि ये रिएक्शन संपन्न करवाई, यानी हमने यहाँ पर ग्लाइकोल ले रखा है, तो फाइनली हमें साइक्लिक एसीटेल देखने को मिलेगा। यानी इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप याद रखना, H और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से H2O क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया, साइक्लिक एसीटेल। इसमें तो हमने एल्डिहाइड ले रखा था। यदि हम एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन को लेकर इसकी रिएक्शन यदि हम ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं, यानी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ यदि ये रिएक्शन करवाते हैं, तो इस बार क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और कीटेल प्राप्त हो रही है। वहाँ पर हमें एसीटेल मिल रहा था और यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, साइक्लिक कीटेल। तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें हम कार्बन समूह की रिएक्शन अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ में करवाते हैं। तो यदि हम बात करें अमोनिया डेरिवेटिव्स की, तो इस G के स्थान पर हम डिफरेंट ग्रुप ले सकते हैं। यदि हमने OH ग्रुप यदि ऐड कर रखा है, यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ H2N, और यहाँ मैंने ऐड कर रखा है OH, तो इस कंडीशन में इस रिएजेंट को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलते हैं ऑक्सीन। ठीक है। और यदि G के स्थान पर यदि NH2 ग्रुप यदि हमने ले रखा है, तब इस रिएजेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट के रूप में हमें हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि इस वाले ग्रुप को हमने G के स्थान पे जोड़ रखा है, तो इससे हम बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट के रूप में हमें फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। और इस वाले ग्रुप को यदि हमने अटैच कर रखा है, तो इस रिएजेंट को हम बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसे हम ब्रेडी रिएजेंट भी कहते हैं। और लास्ट में यदि हमने NHCONH2 यानी सेमी कार्बिजाइड ग्रुप यदि ऐड कर रखा है, तो हमें सेमी कार्बिजोन प्राप्त होगा। जैसे एक रिएक्शन लेके इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। हमारे पास में कोई एल्डिहाइड है, जैसे कि CH3 C+OH, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी CH3 C+OH, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, यानी NH2OH। तो यहाँ से हमें क्या करना है, H2O को एलिमिनेट करना है। तो फाइनली हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N
OH। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, यानी क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीन। तो ये कहानी थी जब हम कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में करवाते हैं। अब चर्चा करते हैं अगले रिएक्शन की, जिसका नाम है अपचयन। तो यदि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यदि हमने एल्डिहाइड का यदि अपचयन करवाया, तो हमें पता है कि जब भी एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होती है। कीटोन का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें देखने को मिलेगी। अब जो रिडक्शन है वो आप कई प्रकार से करवा सकते हो। ठीक है, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण के द्वारा करवा सकते हो, धातु लायक अपचयन के द्वारा करवा सकते हो, या कोई स्पेसिफिक आप रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर अपचयन करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ठीक है, यानी एक तरीके से प्राइमरी अल्कोहल हमें प्राप्त होगी। यदि बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो जैसे हमारे पास में कोई एल्डिहाइड है RC≡OH और HAlH3, इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा इस कार्बन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से बनेगी, R O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, H और ये हाइड्रोजन। फिर इसका हम कर देंगे प्रोटोनेशन, तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब चर्चा करते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन की। तो यदि हमें कोई अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन दे रखा है, जैसे कि इस केस में हमारे पास में एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम दो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हैं। जैसे कि एक हमारे पास में है जिसकी अभी हमने चर्चा की है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा हमारे पास में है सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल समूह का तो रिडक्शन करेगा ही करेगा, साथ में जो अल्फ़ा बीटा स्थिति पे जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, जबकि यदि हम बात करें माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी वीक, एक तरीके से वीक मान सकते हैं इसको हम, तो ये केवल इस कार्बनिक ग्रुप का ही अपचयन कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की सिलेक्टिविटी होगी। जो LiLH4 जो है वो कार्बनिक कंपाउंड के साथ में अल्फ़ा बीटा मल्टीपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो केवल जो कार्बनिक ग्रुप है उसका ही रिडक्शन कर पाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी रिडक्शन की। अब हम चर्चा करते हैं रिडक्शन में ही अगला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। और इसमें हमें दो मेन रिएक्शंस के बारे में चर्चा करनी है, एक तो है क्लेमेंसन अपचयन और दूसरी है वोल्फ-किस्लर अपचयन। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें जो कार्बनिल ग्रुप हैं, इन रिएक्शन में जो कार्बनिल ग्रुप जो हैं उनका जो कन्वर्जन है वो मेथिलीन ग्रुप में हो जाता है। यानी इस प्रकार से C≡O से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्लेमेंसन अपचयन की।
तो क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन में केवल इतना फ़र्क है कि जो क्लेमेंसन अपचयन जो है वो एसिडिक मीडियम में संपन्न होगी, जबकि जो वुल्फ किस्नर अपचयन जो होती है वो बेसिक मीडियम में संपन्न होती है। तो रिएक्शन कंडीशन की बात करते हैं सबसे पहले क्लेमेंसन अपचयन की। तो हमें जिंक अमलगम के साथ में कंसनट्रेट HCl लेना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास में एसिड है इसके H+ की सहायता से जो कार्बन कंपाउंड है उसका प्रोटोनेशन होगा। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या होगा, रेजोनेंस के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे। ठीक है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो हमने अमलगम जो ले रखा है, यानी जो मेटल ले रखी है, उनके द्वारा जो डोनेट इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की सहायता से ये जो कार्बोकैटायन है इनके पास क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी एक तरीके से इसका रिडक्शन हो गया। और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव, यानी अब ये क्या बन गया, कार्बन, यानी कार्बोकैटायन से ये कार्बेनायन में कन्वर्ट हो गया। अब इस कार्बेनायन का हम प्रोटोनेशन कर देंगे तो इसके पास क्या जुड़ जाएगा, H। फर्दर हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटोनेशन करवाएंगे। यानी प्रोटोनेशन का जो मेनली यूज जो होता है वो OH को H2 की फॉर्म में बाहर निकालने के लिए हम करते हैं। तो ये हो गया OH2+N। फिर क्या होगा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और वापस हमें क्या प्राप्त हो गया, कार्बोकैटायन। फिर फर्दर इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और कार्बेनायन का जब फॉर्मेशन होगा और इस कार्बेनायन का हम क्या कर देंगे, वापस से प्रोटोनेशन, और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहानी थी क्लेमेंसन अपचयन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन यानी वुल्फ किस्नर अपचयन की। तो इसमें सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से H2O बाहर हो गया, एक तरीके से इमीन का फॉर्मेशन होता है कार्बन डबल बॉन्ड N। और अभी हमने पढ़ा इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ में, तो ये डी प्रोटोनेशन का काम करेगा और N पे चार्ज आएगा नेगेटिव। फिर ये रेजोनेंस के द्वारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे। फिर इसका हम करवा देंगे प्रोटोनेशन, फिर फर्दर डी प्रोटोनेशन होगा, N पे चार्ज नेगेटिव आएगा। इस प्रकार से ये रेजोनेंस के द्वारा कार्बन पे वापस क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज का हम वापस से क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन, और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ दे रखी है। तो हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम जिंक Hg और HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, यानी इसका हम क्लेमेंसन अपचयन करवा रहे हैं। तो इस CHO ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, CH3 के अंदर। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, यानी रिंग क्लोजिंग होगी इसके अंदर। फिर इस कंपाउंड का हम जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, यानी क्लेमेंसन अपचयन के द्वारा इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इंडेन। अब हम चर्चा करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की। तो एल्डिहाइड का आसानी से संगत अम्ल में ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड का। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन अटैच होता है, जबकि कीटोन वाले केस में इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कीटोन वाले कार्बोनिल समूह के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। इसी
के आधार पर हम एल्डिहाइड व कीटोन को डिफ्रेंशिएट मतलब उनमें विभेदीकरण कर सकते हैं। अब प्रयोग में लिए जाने वाले कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय डाइक्रोमेट या परमैंगनेट आयन की, जैसे K2Cr2O7+H2SO4 जिसमें क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने KMnO4+H2SO4 ले रखा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब चर्चा करते हैं सॉफ्ट यानी मृदुल ऑक्सीकारक की, जिसमें सबसे पहले आता है सिल्वर आयन रखने वाले रिएजेंट, जिसमें आपने नाम सुन रखा होगा टोलेन अभिकर्मक। तो टोलेन अभिकर्मक की रूप में हम डाईएमीन सिल्वर आयन अथवा सिल्वर ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिल्वर मिरर यानी जिसे हम बोलते हैं रजत दर्पण प्राप्त होता है। सिल्वर मिरर, यहाँ पर हमने ग्लूकोज लेकर इसकी रिएक्शन हमने करवा रखी है टोलेन रिएजेंट के साथ में, तो जो CHO ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी टोलेन रिएजेंट की, यानी टोलेन रिएजेंट के द्वारा हम किस प्रकार से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की, जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग विलेन A और फेलिंग विलेन B। तो जो सॉल्यूशन A है वो जलीय कॉपर सल्फेट का विलेन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, और फेलिंग विलेन जो B है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलेन होता है, जिसे हम ब्रोसे लवण कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को फर्दर प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, जो हमारे पास में ये रोसेल सॉल्ट बना ना, इसके साथ करवाते हैं। तो फाइनली हमें ये मिलता है क्यूप्री टार्ट्रेट संकुल, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स की हम रिएक्शन जब यहाँ मैं लिख देता हूँ RC≡OH, इसमें जो कॉपर है वो +2 फॉर्म में होंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमें क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा। इस क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से जो सॉल्यूशन है उसका रंग ब्रिक रेड कलर का हो जाता है, यानी ईंट के समान लाल कलर का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं अगले सॉल्यूशन की, जिसका नाम है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन में फेलिंग सॉल्यूशन के समान कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है। अब इसमें जो रिएक्शन है वो एज इट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन के जैसी होगी, यानी एल्डिहाइड जो हमने ले रखा है इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जो साइट्रेट आयन के साथ में जो कॉपर ने जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है उसके साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ साइट्रेट 2-, इसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट, जो भी आपके ब्लू कलर का होता है, यानी जो क्यूप्री टार्ट्रेट जो संकुल है
वो भी आपकी ब्लू कलर का होगा, और जो साइटेट वाला जो कॉपर के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो भी ब्लू कलर का होता है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट होगा। इसके साथ में हमें वही क्यूप्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगा जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर। और जैसे ही जो कलर है वो ब्लू से रेड कलर में होता है, यानी उसका जो चेंज है वो ब्लू से रेड कलर में हो जाता है, तब हम आइडिया लगाते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये कहानी थी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। अब हम चर्चा करेंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन की। तो पहले हमने इसके बारे में बात की कि कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो ईजिली नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक काम में लेने पड़ते हैं, जिनकी चर्चा भी हमने की थी, जैसे K2Cr2O7 और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा आप KMnO4 को लेके भी ये रिएक्शन करवा सकते हो। अब जब आप इन रिएजेंट को लेकर कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो हमें अल्फा क्लीवेज देखने को मिलेगा। यानी जैसे हमारे पास में कोई भी कार्बोनिल समूह जो है उसमें अल्फा क्लीवेज संपन्न होगा। तो यदि हमारे पास में सिमेट्रिक कीटोन है, जैसे कि यहाँ पर हमने एसीटोन ले रखा है, तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्फा क्लीवेज आप किधर से भी करवाओ, यानी चाहे आप इस साइड से करवाओ चाहे इस वाले साइड से करवाओ, तो हमें सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यानी एक तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड और एक हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन एसिमेट्रिक कीटोन हमारे पास में है, जैसे कि इस वाले केस में, तो अल्फा क्लीवेज यानी CCO1 का क्लीवेज उस साइड से होगा जिस साइड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगा, तो इस वाले पार्ट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो बन जाएगा आपके एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन जब होगा तब भी हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। तो ये दो कंडीशन थी, जिसमें एक तो हमारे पास सिमेट्रिक कीटोन था जिसमें आप कहीं से भी अल्फा क्लीवेज कराओगे और उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो सेम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। इसके अलावा एसिमेट्रिक कीटोन में उस तरफ से हमें अल्फा क्लीवेज संपन्न करवाना है जिस तरफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कम है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 है। इस केस में क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन है उनकी संख्या समान है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें कार्बोनिल समूह को उस तरफ रखना है, उस एल्काइल समूह की तरफ रखना है जिस एल्काइल समूह में कार्बन की संख्या क्या हो, कम। तो यदि इस वाले पार्ट की हम बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। और इस वाले पार्ट में यदि हम बात करें तो कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 3। तो हमें उधर से क्लीवेज करना है। क्लीवेज के स्थान पे मैं ये वर्ड काम में लूँगा, जो CO ग्रुप है वो हमें उस एल्काइल समूह की तरफ रखना है जिधर कार्बन की संख्या क्या है, कम। तो यहाँ इसको हम इस वाले साइड में रख देंगे। इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा आपकी CH3 CH2, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 COOH। इसी प्रकार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 CH2 COOH। और इस रूल को हम बोलते हैं पॉपअप रूल। और अगला एग्जांपल है जिसमें हम
हेक्सेनोन की रिएक्शन हम KMnO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें एडिपिक एसिड देखने को मिलेगा। अब कीटोन के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो जो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन जो है उसमें मोस्टली जो कीटोन है उसका कन्वर्जन होता है एस्टर में, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एस्टर में। अब पर ऑक्सीकरण के लिए हमें, यानी कीटोन के बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन के लिए हमें पर एसिड काम में लेने पड़ेंगे। पर एसिड की फॉर्म में हम पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हैं, पर एसिटिक एसिड काम में ले सकते हैं, अथवा ट्राईफ्लोरो पर एसिडिक एसिड काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटोनेशन होगा और कार्बन पे चार्ज प्लस क्रिएट होगा। फिर जो हमने पर एसिड ले रखा है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। यहाँ से इसका H प्लस जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। चूँकि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है वो वीक होता है, इस प्रकार से जब ये O पे माइग्रेट करेगा तो इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से RCOO नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। फिर रेजोनेंस के द्वारा फाइनली हमें एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहानी थी मैकेनिज्म की।